नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे, पॉलिटी में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएचपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत हमने आर्टिकल 43 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी के आगे आर्टिकल 44 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता अर्थात इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। जिस प्रकार दंड संहिता अर्थात पैनल कोड, जो कि दंड वंड यानी पुलिस संबंधित जो कि गलती होते हैं उनसे संबंधित उनको दंड देने के लिए जो पुलिस अपने नियम कानून के अंतर्गत जो इसका प्रयोग करती है उसको दंड संहिता अर्थात पैनल कोड बोलते हैं, आईपीसी। ठीक वैसे ही जैसे और इलेक्शन से संबंधित जो नियम कानून होते हैं उनके लिए आचार संहिता होती है, उसी प्रकार एक आदर्श संहिता होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थात समान सिविल संहिता होता क्या है, क्योंकि इसको लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन बना ही रहता है। ठीक है, तो चलिए, समान सिविल संहिता का तात्पर्य है कि सभी लोगों के लिए समान अधिकार होंगे। क्लियर। और समान अधिकारों की अगर बात कर दी जाए तो इसीलिए इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। रीजन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्यों रखा गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर में कि अगर इन सारे नियमों को, इनको 2-3 मौलिक अधिकार बोलते हैं, अगर इन सभी को मूल रूप से मौलिक अधिकार में रख दिया जाता तो इनके लिए जनता लड़ती, ये जिनके लिए फ़ायदा होता है उसके लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, या इन्हीं को लेकर हम हिंदू और मुस्लिम में दंगे शुरू होते हैं। रीजन इस समान सिविल संहिता में 4 प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया गया है: विवाह, तलाक, वसीयत और गोद। सिंपल सी बात है, विवाह होगा तो तलाक होगा, फिर उसके बाद वसीयत, सारी चीज़ें चलेंगी, गोद, ये सारे विवाह। जैसे कि विवाह का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी, जैसे हिंदू के लिए क्या है, हवन कुंड में आग जलाकर हम विवाह करते हैं। ठीक, ईसाइयों में क्या है, कैंडल जलाकर शादी कर लेते हैं। मुस्लिमों में न कुंड जलाते हैं, ना ही ये कैंडल जलाते हैं, सिर्फ मौलवी जी आते हैं और कबूल है 3 बार बुलवा देते हैं दोनों पक्षों से और शादी हो जाती है। उनके यहाँ देखिए, हिंदू और मुस्लिम ने क्या बोलते हैं उसको, मेवों में भी बांट लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या चलता है, नारियल चलता है, हिंदू धर्म में नारियल चलता है, उनके यहाँ छुहारा और खजूर बहुत फेंके जाते हैं। जब कबूल हो जाता है तो कभी देखिए, अगर किसी मुस्लिम समुदाय के यहाँ शादी वादी पड़े अपने मित्र के यहाँ, कोई मुस्लिम धर्म से संबंध रखते देखना, वहाँ पर छुहारा लुटाते हैं। हमारे यहाँ अनार और मखाना लुटाते हैं, उनके यहाँ छुहारा लुटाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के धर्म में बांट रखी है। हिंदू के लिए गाय है तो मुस्लिम के लिए गाय, मुस्लिम के लिए बकरी है, बकरा है। ठीक, ये सारी चीज़ें। वहीं पर अगर यही चीज़ें उसी वक्त लागू कर देते, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर दंगे हो जाते। ठीक, ऐसी चीज़ों को लेकर इसीलिए संविधान निर्माता जो भी समिति थी वो बहुत ही सूझबूझ से उन्होंने सारे नियम लगाए। वैसे भी समान सिविल संहिता अभी पूरे देश में लागू नहीं है, इस पर कोई भी कानून नहीं है। जो राज्य चाहे तो लगा सकता है, जो राज्य चाहे नहीं लगा सकता है। इसीलिए इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया कि राज्य यानी राज्यों की सरकारें चाहें तो अपने यहाँ समान सिविल संहिता लगाएं, अन्यथा न लगाएं। इस प्रकार देश का एकमात्र राज्य है जिसने समान सिविल संहिता को लागू कर रखा है, वो है गोवा। गोवा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने समान सिविल संहिता अर्थात यूनिफॉर्म कोड को लागू कर रखा है। वहीं पर बात की जाए तलाक तो 3 प्रकार का होता है, जैसे कि आप समझते हैं। वैसे हम तलाक के कई सारी चीज़ें तलाक से संबंधित, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तलाक से संबंधित आपको एक अच्छा सा वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो अगले लेक्चर में आपको तलाक से संबंधित एक वीडियो बना के दे दिया जाए कि कितने प्रकार के तलाक होते हैं। वैसे तलाक 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार के तलाक अभी समाप्त किया गया है और बाकी 2 प्रकार के तलाक अभी भी जारी हैं। और तलाक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, जैसा कि लोगों में मतभेद फैला हुआ है मुस्लिम धर्म में, वैसा कोई बात नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर तलाक हो जाता है वहाँ पर उनके यहाँ। हमारे यहाँ क्या है, एक पूरा प्रोसेस चलता है। शादी होगी, शादी के बाद पूरा मतलब अगर तलाक चाहिए लड़का और लड़की को तो उनके हिसाब से फिर कोर्ट में जाकर केस चलता है। ठीक है, फैमिली कोर्ट होता है, वहाँ पर केस चलता है। अगर वहाँ पर भी सूझबूझ समझदारी से काम लेते हैं तो ज़्यादातर केसेस जो है से फिर वापस हो जाते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ रहने, तलाक वलाक ख़त्म हो जाता है। तलाक वलाक के बीच कोई कहानी नहीं रहती। मुस्लिम धर्म के क्या था, मुस्लिम धर्म में तुरंत
तलाक 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 हो गया तो तड़ाक 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 आप बाहर जाइए घर से, ये था सिस्टम मुस्लिम धर्म। वहीं पर वसीयत, वसीयत मतलब बोलते हैं उसको उत्तराधिकारी, जैसे कि जैसे दादाजी हैं, आपके पिताजी के पिताजी, वो सपोज दैट दादाजी और आप 3 पीढ़ियां हैं, सपोज दैट ये है दादाजी, ये है पिताजी, ये हैं आप। क्लियर? सपोज दैट पिताजी किसी कारणवश नहीं रहे, ठीक, तो जो भी संपत्ति दादाजी के नाम थी वो उनके पुत्र के नाम आनी थी, लेकिन पुत्र तो है ही नहीं, क्योंकि दादाजी खत्म होते हैं तब उनकी संपत्ति पिताजी, आपके पिताजी के नाम आती है, अर्थात दादाजी के पुत्र के नाम आती, तो पुत्र तो पहले चल बसे, इसलिए जो भी संपत्ति भी दादाजी के नाम। इसलिए दादाजी अगर आपके नाम वसीयत करेंगे तभी वो सारी संपत्ति के आप मालिक होंगे, वरना ये संपत्ति आपके फिर उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया है, आपके नाम नहीं हो सकती है। क्लियर? इसीलिए ये वसीयत है। किसी जैसे जो भी जिनके पुत्र खत्म हो जाते हैं तो अपनी संपत्ति को अपने नाती पोतों में वसीयत कर देते हैं, ताकि आगे चल के किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम ना हो, समस्या न समझाने में। ये होती वसीयत, ये होती उत्तराधिकार। वसीयत अर्थात उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी जो होता है। गोद, गोद का भी अपना एक सिस्टम है। ये नहीं कि आप किसी को भी गोद ले लो, छोटे बड़े किसी को आप गोद ले लो, आप बड़े को कैसे गोद ले सकते हो, ठीक। चलिए, सिंपल सी बात यह है, गोद के तात्पर्य यह है कि गोद आप उसी व्यक्ति को ले सकते हैं जिसकी जो आपकी उम्र से 21 वर्ष छोटा हो, 21 वर्ष छोटा हो। क्लियर? उसी को आप ले सकते हैं। अब ये नहीं कि आपकी उम्र 25 साल है, आप 24 साल की लड़की को गोद ले लें, चलिए ठीक है, तो वहाँ पर मार हो जाती, फिर मार हो जाएगी, ठीक, क्योंकि उसको कोई ऑलरेडी दूसरा गोद लेने वाला होगा, आप गोद ले लेंगे। इसलिए कहा गया है कि जिसको आप गोद लें उसकी वो आपसे 21 वर्ष छोटा हो। क्लियर? कितना? 21 वर्ष। तो समान सिविल संहिता में ये 4 चीज़ें, विवाह, तलाक, वसीयत और गोद। तो वैसे भी अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर अभी मतलब कानून पूर्ण रूप से नहीं बना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। जिस दिन देश को लगेगा कि पूर्ण रूप से कानून हो जाना चाहिए, उस दिन सुप्रीम कोर्ट के ले जाकर इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? अभी भी जो राज्य चाहे वो समान सिविल संहिता लगा सकते हैं, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। जैसे कि गोवा जिसका एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने समान सिविल संहिता लगा रखी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल कर रहा है वो। क्लियर? तो ये है समान सिविल संहिता, जिसको लेकर लोगों में अक्सर कन्फ्यूजन बना ही रहता है। अगला आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 बताता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन का जो प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वो आर्टिकल 45 में है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा की बात की गई है। अगर बात यहीं पर मुफ्त में शिक्षा की बात की गई है तो इसके अंतर्गत अब आप खुद ही सोचिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा मिलेगी? प्राथमिक शिक्षा मिलेगी। इसलिए कई बार एग्जामिनर ने पूछ लिया और बच्चों ने गलत कर दिया, आपने भी गलत किया है। तो यहाँ पर कैसी शिक्षा होगी? प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, क्योंकि 6 वर्ष 14 वर्ष के बच्चे के लिए कितनी शिक्षा? भाई 6 से 14, 6 4 10 8, कक्षा 8वीं तक फ्री शिक्षा चलती है, तो वही 8 है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कहाँ पर है हमारे यहाँ? तो आर्टिकल 45 में। क्लियर? यहीं पर लेकिन जब लगता है कि नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर क्या ऐसे बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जिनको संविधान जब हमारा लागू होता है उस समय नहीं लागू किया जा सकता था। रीजन उस समय हमारा देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, आर्थिक संकट से, फाइनेंशियल क्राइसिस से निपट रहा था, क्योंकि उस समय हमारे फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, डामाडोल कंडीशन पे चल रही थी। इसलिए उस समय लागू नहीं कर सकते, मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकते थे। मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था, जो राज्य चाहे वो शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इसीलिए इसको ले जाकर फिर कंपलसरी किया गया, जिसकी वजह से 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया। 21 का में। क्लियर? किसमें? अनुच्छेद 21 का में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। 21 क्या है? मौलिक अधिकारों में। अब मौलिक अधिकार है तो देश के लिए सभी के लिए कंपलसरी हो गया। क्लियर? राज्य के नीति निर्देशक में जब तक था तब तक जो राज्य चाहे वो कर सकता है, अपने यहाँ से मुफ्त में शिक्षा दे सकता है, नहीं इच्छा है तो नहीं देगा। उसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, उसको वो वाद योग्य नहीं है, क्योंकि राज्य DPSP क्या वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। क्लियर? इसलिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जब लगा देश को
देश के राजनेताओं को कि नहीं हमारा देश मुफ्त शिक्षा दे सकता है। प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य यह है कि बच्चा पढ़ लिख ले, अर्थात अपना नाम लिख ले, हिंदी पढ़ ले, अंग्रेजी पढ़ना है पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में तो जाने, अपने माँ बाप का नाम लिख ले, अपना पता एड्रेस वगैरह लिख ले। इस सारी चीज़ों के लिए इसको प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। इसके तहत ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, अनपढ़ नहीं रहेगा तो उसको शैक्षिक साक्षरता दर 0 रहेगी। इसलिए साक्षरता दर भी कई प्रकार के स्तर में मापी जाती है, ठीक है। वो जब आपको जनगणना पढ़ाई जाएगी वहाँ पर बताया जाएगा कितने प्रकार की साक्षरता दर चलती है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 को अनुच्छेद 21 का में प्राथमिक शिक्षा अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, लेकिन यहाँ पर रखी गई है 6 से 14 वर्ष के तात्पर्य 0 से 14। कहने का तात्पर्य है अगर जो छुटकुआ है वो अगर 6 से 14 वर्ष तक जो है वो तो प्राथमिक शिक्षा है, लेकिन 0 से 6 वर्ष क्या है, वो पैदा होते ही जन्म लेते तो स्कूल जाने नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य, यानी क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल भी की जाएगी 6 से 14 वर्ष के लिए। ये राज्यों का दायित्व है कि उसके बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति सचेत रहे, उनको फ्री में, जैसे आप देखिए जन्म लेते बच्चे को वैक्सीन वगैरह मुफ्त में दी जाती है, पोलियो का टीका, खसरा का टीका, कई सारे टीके जो मुफ्त में दिए जाते हैं। तो जो सब गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जब भी आप जाते हैं, जब भी छुटकुआ जन्म लेता है तो वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल, जो हद कर देते हैं इस चीज़ की कि मुझे पैसा दो। अगर कोई पैसा मांगे तो उसको पैसा मत देना। 10-5 रुपये की बात दूसरी, को आपकी खुशी की बात है, आप लोग 10 रुपये 5 रुपये दे रहे हैं तो बात दूसरी है। 100 रुपये वो आपके लुटाने पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो पूरा घर लुटवा दो, कोई रोके थोड़े ना आपको, लेकिन कोई आपको लूटे इसके लिए कानून बना है, क्लियर, कि कोई भी आपको लूट नहीं सकता है, मुफ्त में कोई पैसा आपसे नहीं ले सकता है, क्लियर, क्योंकि वो गवर्नमेंटेड चीज़ें हैं, गवर्नमेंटेड अलाउड हैं, ठीक। इसलिए आप सचेत रहें, पढ़े लिखे हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों पे आप फोकस रखिए अपना। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए स्वास्थ्य की सुविधा यानी हेल्थ की सुविधा दी गई है, फैकल्टी दी गई है। मेरे पास 6 से 14 वर्ष के लिए एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन का, फ्री एजुकेशन का सिस्टम। कहाँ, 6 से 14 से। इसलिए कई बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि कितने से कितने वर्ष तक, 6 से 14, लेकिन 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए क्या है, मुफ्त में स्वास्थ्य, फ्री में इलाज चाहिए कि प्रावधान हमारे यहाँ दिया गया है, क्लियर। इसीलिए इसको 21 का को RT अर्थात राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार में रख दिया गया है, क्लियर। आगे आर्टिकल 46 समाज के पिछड़े वर्ग SC ST के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। SC ST के विशेष प्रावधान का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया गया है ताकि जो यह पिछड़ी जातियाँ हैं ये भी सामान्य जातियों के इक्वल आ सके, उनके समान आ सके, क्षत्रिय ब्राह्मण के समान आ सके। लेकिन यहाँ पर SC ST का विशेष प्रावधान दिया गया है कि SC ST कैटेगरी जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए, जैसे आप देखिए इस समय हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है, ठीक। इसमें क्या है कि आप देखिए हर वर्ष समान सीटें आती, समान एक वर्ष किसी ग्राम में एक वर्ष एक पंचवर्षीय के लिए सामान्य सीट आती है, फिर अगली पंचवर्षीय के लिए OBC की सीट आती है, फिर अगली पंचवर्षीय के लिए SC ST की यानी पिछड़ी जातियों के लिए आती है। कहने की तात्पर्य है कि एक बार सभी को अवसर दिया जाए ताकि सभी जो जातियां हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ सके, एक दूसरे के समान आ सकें। इसीलिए हमारे जो संविधान निर्मात्री समिति के लोग थे बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही काबिल लोग थे, बाबा साहब लोग, ठीक है। और BN राव वगैरह जो सलाहकार थे, सलाहकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे जो प्रधानमंत्री अगर उनका सलाहकार सही हो तो बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। अगर सलाहकार गड़बड़ है तो देश का पूरा बंटाढार हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में जैसा हो रहा है, ठीक। वैसे भी राजनीति से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर पॉलिटी, ठीक, इनको आरक्षण दिया गया है। वहीं पर सोसाइटी यानी समाज से संबंधित इनको आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन, इनको प्रावधान। वहीं पर इकोनॉमिकल चीज़ों पे फोकस करने के लिए, अर्थात किसी भी प्रकार से कोई भी जात अपने आप को पिछड़ा ना समझे, क्लियर आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर तात्पर्य ये होता है कि जैसे ये दो जातियाँ हैं, ये अमीर है, ये गरीब है, तो विशेष प्रावधान के तात्पर्य ये है कि जिसको भी इसके समान लाने के लिए ये आरक्षण दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है।
ठीक, इसको छोड़ दिया जाता है कि ये तो ऑलरेडी आगे है, ये जितना बढ़ना चाहे बढ़ जाए, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हम आरक्षण देंगे। लेकिन यहाँ पर आरक्षण देने का जो सिस्टम हमारे यहाँ थोड़ा उटपटांग टाइप है। उटपटांग टाइप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जातिगत आरक्षण का प्रावधान आपको मिलता है। तो जातिगत आरक्षण सदैव घातक होता है। आप देखिए, आरक्षण की बात की जाएगी तो 2020 में हमारे यहाँ आरक्षण समाप्त होने की बात थी, लेकिन इसको वर्तमान गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 2023 तक कर दिया है। कितना? 2023 तक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान हाल ही में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सरकार ने हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण को कब तक के लिए बढ़ा दिया? 2023 के लिए, यानी 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। अगर आपसे वर्ष पूछे 10 वर्ष, अगर सन पूछे 2023 से, ठीक, 2023 तक रिजर्वेशन कंपलसरी वैसे ही रख दिया गया है, अब वैसे ही चलेगा। तो ये सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ने की बात है। अगला पोषाहार। पोषाहार न्यूट्रिशन, यानी कि जो वही चीज़ जो छोटे या पिछड़े समाज से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रहते हैं, गरीब रहते हैं, वो उनके लिए पोषाहार, या उन बच्चों के लिए जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे मिड डे मील मालूम है? मिड डे मील क्या होता है? ठीक, मिड डे मील के तहत बच्चों को दोपहर का फ्री में भोजन दिया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, यानी प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रावधान है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। मिड डे मील, दोपहर का भोजन जो है मुफ्त में। उसमें उनके खान पान, प्रोटीन का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इनमें, ताकि बच्चे में पर दिमाग तेज़ रहेगा तो चीज़ें जल्दी से पकड़ेगा, इसलिए दिमाग तेज़ रखने के लिए वो सारी चीज़ों को खाने पीने में दिया जाता है बच्चों के लिए। फ्रूट वगैरह का प्रावधान भी है, ठीक, ताकि उनमें प्रोटीन वगैरह बढ़ती रहेंगे, तभी तो उनके आगे हार्मोन्स वगैरह विकसित रहेंगे, जिसकी वजह से वो और भी आगे बढ़ सकेंगे। ठीक, इसमें लेकिन कुछ चीज़ों का अवैध किया, जैसे नशीली दवाओं को, नशीली दवाइयाँ के तात्पर्य, जैसे कोरेक्स एक सिरप आती थी पहले, कोरेक्स को बंद किया, क्योंकि कोरेक्स क्या है, कोरेक्स में अल्कोहल की मात्रा थोड़ा होती थी, जिसकी वजह से लोग उसको जो स्पेशली जो न्यू जनरेशन थी, ये आपकी 14 से 25, 26 से 30 साल तक के बच्चे जो थे, ये स्पेशली इसको वाइन के रूप में इस्तेमाल करने, नशे के रूप में इस्तेमाल करने लगे, इसलिए कोरेक्स को अब बंद कर दिया। कई बार पूछा है कौन सी सिरप को बंद कर दिया गया है? कोरेक्स को। क्लियर, इनको बंद कर दिया। वहीं पर और क्या बंद कर दिया गया है? शराब। लेकिन आप कहोगे तो शराब कहाँ बंद है? वो तो हर राज्य में चल रही है, लेकिन जो राज्य चाहे बंद, जैसे बिहार ने पूर्ण रूप से शराब को बंद कर दिया है, तो हाँ बंद है। लेकिन हम अब बाकी राज्यों में आप देखिए, लॉकडाउन के तहत जब लॉकडाउन चला हमारे यहाँ, तो मजबूरी हो गई ठेकों खोलना, शराब की दुकानों को, वाइन शॉप को खोलने के लिए। रीज़न ये था कि क्योंकि ये बता कर खोला गया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को बचाने वाले महापुरुषों को मैं सलाम करता हूँ कि आपकी महान कृपा है, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। सलाम आपको मैं ठोक रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे देश जहाँ पर होते हैं, तो आप सोचिए हमारे देश का भविष्य क्या है, कि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जीडीपी कौन बढ़ा रहा है? ये। ठीक, दूसरी चीज़, खाने पीने पे विशेष ध्यान दिया, पोषाहार, न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान दिया गया। अगला आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई। कृषि एवं पशुपालन, जैसे कि पशुपालन में जैसे आर्थिक चीज़ों का ध्यान दिया गया है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, जैसे कि दुधारू जानवर। ये कहा गया है कि दुधारू जानवरों की आप हत्या नहीं कर सकते, हत्या नहीं की जाएगी। किसकी? दुधारू जानवर, क्योंकि दुधारू है, दूध दे रहा है, तो उनके घर की अर्थव्यवस्था चल रही। सपोज दैट किसी गरीब के घर में 4 जानवर हैं, दूध दे रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, उनके घर में पैसा आ रहा है, उसी से काम चल रहा है। लेकिन अब बेचारे के यहाँ क्या है कि गायें दूध देना बंद कर देंगे। दूध देना जब बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? वो भूसा कहाँ से खिलाएंगे? क्योंकि जब पैसा आ रहा था तो उस पैसे से अपना भी काम चल रहा था, गायों भी भूसा खा रही थी। लेकिन अब पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि दूध आना बंद हो गया, दूध आना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, तो खुद का धंधा, खुद का जो भी 2-4 पैसे से काम चलता था वो तो बंद हो गया। साथ में गायों को कैसे खिलाएंगे? तो गायों को नहीं खिला सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? गायों को बेचेंगे। तो गायों को किसको बेचेंगे? तो इसीलिए हिंदू और मुस्लिम का जो वाद है ये चलता रहता है, गाय पालन और गौ हत्या। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी हिंदू मुस्लिम के धर्म से संबंधित मत ले जाना, ठीक है? इससे संबंधित नहीं है, बस मेरा एक मोटो है कि चीज़ें आगे समझ में आए। ठीक,
गाय पालन जैसे ये है गाय पालन, क्लियर, और गाय हत्या। गाय पालन कौन करता है? हिंदू करता है। गौ हत्या कौन करता है? मुस्लिम करता है। ठीक, अब सवाल ये है कि मुस्लिम के पास गाय आई कैसे? मुस्लिम के पास गाय कैसे आई? उसको आने का रीज़न यही है कि मुस्लिम तो गाय पालता है, मुस्लिम तो बकरी पालता है, बकरी। ठीक, मुस्लिम बकरी पालता है, हिंदू बकरा खाता है। हिंदू गाय पालता है, मुस्लिम गाय खाता है। यही एक्सचेंज वाला सिस्टम चलता है, अदला बदली वाला सिस्टम। ठीक, तो आई कहाँ? मुस्लिम के पास गाय कहाँ से आई? मुस्लिम के पास गाय यहाँ से, जब ये गाय कमज़ोर है कि दूध देना बंद कर दे, इसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, तब बेचारे के पास खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। जब खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा तो बेच देगा। किसको बेचेगा? मुस्लिम को बेचेगा, क्योंकि गाय कौन लेगा? वही लेगा जो गाय को काटेगा पीटेगा, क्योंकि उसी को भाई फ्री में दूध नहीं दे रहे तो कोई नहीं लेगा ना, वही लेगा जिसको 4 पैसे का फ़ायदा होगा। और जिसको फ़ायदा हो किसको? जब मुझे खुद मालूम है कि मैं जिस मुस्लिम को बेच रहा हूँ वहाँ गाय कटने के लिए जा रही है, तो या तो मैं ना बेचूँ तो उसके पास नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। नहीं, मैं नहीं बेचूंगा तो इसके पास नहीं जाएगी, इसके पास नहीं जाएगी तो नहीं कटेगी। जब कटने वाला सारा सिस्टम नहीं रहेगा तो फिर ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी बेवजह का कोई हो हल्ला नहीं मचेगा, जिसके वजह से कोई भी ऐसा कानून या नियम नहीं लाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या है, गाय हत्या पे रोक चले। गाय हत्या पे जब रोक चले तो हमारे यहाँ भीड़ चल रही है, इसलिए किसान बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान दिन दहाड़े मारा जा रहा है। रीज़न है क्योंकि वो बहुत पैसा लगाकर फसल तैयार करता है, बीज लाता है, DAP लाता है, यूरिया लाता है, उनको छिड़काव करता है, डालता है, बोता है, पानी लगाता है। पानी भी किराए का मिलता है, बिजली भी किराए की मिलती है, हर एक चीज़ किराए की है। उसके बाद वो जानवर, अगर किसान मजबूत नहीं है तो बैरिकेटिंग नहीं कर पा रहा तो 50-60 के झुंड में जानवर आते हैं, चर कर चले जाते हैं। ठीक, कि ये किराए पे पूरी तरीके से पानी फिर जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो कि ये काम कर रही है, बहुत ही धड़ल्ले से कर रही है। और इन्होंने, अब आप अगर चाहते हो कि मुस्लिम के पास गाय न जाए, ठीक है, आप गौशाला का प्रावधान करो, गौशाला की व्यवस्था करो। वे गौशाला खुलेंगे तो लोग जाएंगे, गौशाला वहाँ छोड़ेंगे, 4-5 लोगों को सीख बहाने रोज़गार मिलेगा। ठीक है, जो रोज़गार मिलेगा तो 4-5 लोग, एक गौशाला के पीछे 4-5 लोग कम से कम रोज़गार युक्त हो जाएंगे, तो एक बेरोजगार 4-5 कम पड़ जाएंगे समाज के। ठीक, तो लेकिन ऐसा प्रावधान दिया गया, लेकिन ऐसा बना होना कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कभी भी गौशाला में जाएंगे तो देखिएगा कि गौशाला में अगर इसने तो काट दिया तो उसकी तो जान चली गई, ठीक है, चली गई, अब तो जान चली गई, उसने तुरंत इसको मुक्त कर दिया। लेकिन वहाँ पर अगर पैर टूट गया तो वो गाय वहीं पर पड़े बबा रही है, वहीं चिल्ला रही है। कोई खाने को दे रहा है तो पा रही, नहीं दे रहा है तो भूखों मर रही। पानी पहुँच रहा है तो पी रही, नहीं पहुँचे। भाई 100, 150, सैकड़ों, हज़ारों में गाय हैं, किसको देखेंगे आप? कोई भी जानवर कहो घिस के चल रहे हैं, उनके हाथ पैर सब कट गए बेचारे। मतलब तड़प के 10-20 दिन तड़पते हैं, तब मरते हैं। उस मरने से अच्छा तो ये मरना अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ से तो अच्छी लग रही ना। दूसरी चीज़, ये जो गाय काट रहा है, ये गाय काटने वाला मजबूरी में काटता है। अगर इसको आप 20-25 हज़ार रुपये का कोई भी रोज़गार दे दो, कोई किसी को यार कोई हम बकरा नहीं काटेंगे, आप मुझे पैसा 20-25 हज़ार देते हैं लोगों महीने में, मैं बकरा काटना बंद कर दूँ। किसी को खून खराब अच्छा नहीं लगता, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई ईसाई, किसी को नहीं अच्छा लगता यार। लेकिन वो कंडीशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं जो करवा देती हैं। ठीक है, तो ये है गौ पालन, गौ हत्या। ठीक है, इसी के तहत कृषि पालन के तहत क्या किया जाए? मशीनरी, जैसे मशीनरी में छूट दी जाती है। जैसे ट्रैक्टर का बहुत बड़ा इंजन होता है, कार का छोटा इंजन होता है, लेकिन कार महंगी मिलती है, ट्रैक्टर सस्ता मिलता है। रीजन, अगर उतना बड़ा इंजन कार में लगा दिया तो कार और महंगी हो जाए, इसीलिए यहाँ पर छूट दी जाती है, प्रावधान दी जाती है मशीन, ट्रैक्टर कृषि के लिए। ठीक, वहीं पर यहाँ पर लोन का भी प्रावधान, जैसे नाबार्ड एक है, गवर्नमेंटेड किसानों के लिए फ्री में, यानी कुछ इंटरेस्ट के रूप में लोन देती है। नाबार्ड गवर्नमेंट सरकारी संस्था है। ठीक, वहीं पर क्रांति के लिए संबंधित, जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सारी, सिल्वर क्रांति, बहुत सारी क्रांति हैं, और सारा ज्योग्राफी का टॉपिक वो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर? कृषि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पशुपालन में ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर? हत्या नहीं की जाएगी, ठीक, अच्छी बात है, नहीं की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी करना पड़ता है। यहीं पर एक और है 48 का,
अब कावा का मतलब मैंने बता दिया था, अगर कावा आ रहा तो इसका मतलब है कि वो बाद में जोड़ा गया है। ठीक, 48 का में क्या कहा गया है? 48 का क्लियर, पर्यावरण एवं वन्यजीव, पर्यावरण एवं वन्यजीव, पर्यावरण एवं वन्यजीव। कृषि में क्या है? कृषि वो चीज़ होती है जो हमारे लिए होती है, अर्थात गेहूँ, चावल है, धान है, ये सब उड़द है, अरहर है, ये सब क्या है? कृषि के अंतर्गत आती है, जो कि मेरे फायदे के लिए, मेरे खाने पीने के लिए, जो हम खाएं पिए ना, वो पर्यावरण में आ जाता है। ठीक, घास फूस हम नहीं खाते, लेकिन पर्यावरण के ज़रूरी है। पेड़ पौधे, नीम की पत्ती आप खाते नहीं खाते हैं, लेकिन पर्यावरण की ज़रूरी है। पीपल का पेड़, बरगद के पेड़ आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं देंगे तो आप मर जाओगे। ठीक है, आपका डायरेक्ट संबंध नहीं, इनडायरेक्ट संबंध जिनसे होता है वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक, कृषि का डायरेक्ट संबंध होता है, धान गेहूँ चावल पैदा हुआ, हमने काट लिया, तैयार कर लिया, खाने पीने लगे, रोटी बना के, चावल बना के, खीर बना के, जो भी कुछ पूड़ी बनाकर। ठीक, लेकिन वहीं पर पर्यावरण का क्या इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है, राइट। जैसे घास है, घास क्या इनडायरेक्टली, आप घास खा नहीं सकते, लेकिन घास से कई सारे फायदे, जैसे घास आप गाय को खिलाओगे, गाय से दूध मिलेगा, दूध आप पी सकते हो। इनडायरेक्ट सिस्टम हुआ, घास को गाय ने खाया, गाय ने दूध दिया, दूध मैंने पी लिया। ठीक, ये पर्यावरण होता है। पीपल का पेड़ है, डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उससे ऑक्सीजन मिले इनडायरेक्टली। ठीक, पेड़ ने ऑक्सीजन दी, वो मुझको मिली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक, ऐसी चीज़ें क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आती है। वहीं पर वन्यजीव, वन्यजीव के अंतर्गत आप देखेंगे तो चलेगा क्या? जैसे कि अभ्यारण्य, उद्यान, जीवमंडल। ठीक, ये अभ्यारण्य, उद्यान और जीवमंडल में अंतर क्या है? आकार का अंतर होता है, छोटा है तो उद्यान है, उससे बड़ा है तो अभ्यारण्य है, सबसे और भी बड़ा जीवमंडल है। ठीक, ऐसी चीज़ें, बायोस्फीयर पार्क हो रहा है, वही जीवमंडल। ठीक, आगे ये एनवायरनमेंट टॉपिक है, वो पढ़ाया जाएगा, क्लियर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, लेकिन इसको जोड़ा कब गया? ये बहुत कई बार जब पूछा गया, तो इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976, 46वां अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। लेकिन किसकी सिपाही पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिपाही पर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिपाही पर, स्वर्ण सिंह की सिपाही पर। कहने के तात्पर्य है कि जैसे गवर्नमेंट है कि किसी लोगों ने कहा ये इससे फ़ायदे हैं, इसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो गवर्नमेंट का अच्छा ठीक सुझाव दो, तो जो सुझाव अगर गवर्नमेंट अच्छा लगता है तो जो पारित हो जाता है तो बताया था इनकी सलाह से हुआ, इनकी सिफारिश से हुआ। ठीक, तो स्वर्ण सिंह सिफारिश की जो थी स्वर्ण सिंह सर महोदय की, वो उचित लगी गवर्नमेंट ने उसको एक्ट बना दिया, जिसके तहत वो आज चल रही है। ठीक, इसके तहत। लेकिन यहाँ पर भी दो प्रकार के सिस्टम हैं, जैसे एक जिस यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत एक कन्फ्यूजन क्रिएटिंग हो जाता है। जैसे कि पूछा जाता है कि स्टेट, एक तो स्टेट होता है, एक होता है सिटीजन। ठीक, स्टेट और सिटीजन, स्टेट वही हमारे प्रदेश वगैरह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे ये स्टेट, इनका प्रावधान किस में कहाँ दिया गया है? इसका दिया गया है 48 का में, 48 का में। पर्यावरण वन्य जीव का संरक्षण किस में दिया गया है? स्टेट के लिए 48 का में। लेकिन सिटीजन के, नागरिक के लिए इसका मतलब लोग भी जागरूक रहें, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण हमारा मेंटेन रहे, हमें शुद्ध जलवायु मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, वायुमंडल शुद्ध रहे, जिसकी वजह से शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे। ठीक, ऐसी चीज़ें सिटीजन के लिए कहाँ 51 का में प्रावधान है। स्टेट के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वन्य एवं पर्यावरण वन्य जीव अभ्यारण्य किस में है? 48 का में स्टेट के लिए बात की गई, बिल्कुल सही। लेकिन ये चीज़ सिटीजन के लिए भी की गई, बिल्कुल सही। लेकिन सिटीजन के लिए कहाँ 51 काम है, 51A। ठीक, क्लियर आया समझ में? यहीं से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के मूल कर्तव्य के तहत पर्यावरण जीव का कहाँ दिया गया है? तो लोग कन्फ्यूज, अच्छा मूल कर्तव्य की बात करती है, अच्छा 51 का में चले जाएंगे। अरे नहीं, राज्य की सबसे बात की गई तो 48 का में ही रहना है।
किसमें 48 का में ही रहना है आपको, ठीक है, क्लियर। आगे आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपॉर्टेंस, यह राष्ट्रीय स्मारक बोलते हैं इसको, नेशनल इंपॉर्टेंस, क्लियर। जैसे धरोहर, इमारत, पुरातत्व जैसे आप देखते हैं कि कांच के सिक्के, शीशे के सिक्के सातवाहनों से चलाए थे सबसे पहले हमारे यहाँ, तो वो मिले, तो क्या है हमारे पुरातत्व विभाग के अंतर्गत, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है, क्लियर। सोने के सिक्के, सबसे खराब सोने के सिक्के किसने चलाए, गुप्त वंश ने चलाए थे, ठीक है। फिर चांदी के सिक्के किसने चलाए, जीतल के सिक्के कितने चलाए, ये सब जब चीज़ें मिलती गई, ये हमने रख लिया तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आ गया। यही चीज़ें, फिर यही चीज़ें क्या है आज के लिए धरोहर के काम कर रही हैं, क्लियर। वहीं पर इमारतें, लाल किला, हवा महल, कुतुब मीनार, ये सब क्या हैं, ये हमारे यहाँ इमारतें हैं, जो क्या है इमारतें काम करें। धरोहर का यूनेस्को क्या करता है, जो भी इन्हीं में से जो ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें होती है, जो लगता है कि दुनिया के लिए एक अजूबे के लिए एक यूनिक चीज़ है, इसके सुरक्षा करना ज़रूरी है, तो यूनेस्को अपने अंतर्गत ले लेती है। जब यूनेस्को अपने अंतर्गत ले लेती है तो उस देश का उस पर सारा काम धाम खत्म हो जाता है, फिर यूनेस्को की उसके संरक्षण के अंतर्गत आ जाता है, क्लियर। तो ये है आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व की बात की गई है। बाकी अगले लेक्चर में आपको 50 एंड 51 आपको बता दिया जाएगा, क्लियर, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा सा वो थोड़ा लेंदी जाएगी, क्योंकि इसी में हम आपको बताएंगे, तो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की अब एक बार आप रिवाइज कर लें, जैसे कि 36 में क्या है, 36 में स्टेट कौन से राज्य की बात की गई है, जैसे विद्युत विभाग और एरोप्लेन अथॉरिटी, ठीक, एयरपोर्ट अथॉरिटी और कई सारे ऐसे, ठीक। वहीं पर फिर 37 में किस चीज़ की बात की गई है, आपके वाद योग्य हैं कि नहीं हैं, ठीक। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि, जैसे 3 प्रकार के न्याय बताए गए थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। वहीं पर 39 में स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के समान वेतन। वहीं पर 48 में क्या बताया गया आपको, 48 में बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी आपको, ठीक है। वहीं पर 40 अर्थात 40 में ग्राम पंचायतों से संबंधित चीज़ें थी, वहाँ पर गांधी और अम्बेडकर से संबंधित वाद विवाद की बात की गई थी। और 41 में बताया कुछ दशा में सरकारी सहायता आपको प्रदान की जाएगी, जैसे बुढ़ापा, विकलांग और शिक्षा से संबंधित इन सब चीज़ों का। 42 में न्याय संगत चीज़ों के संबंधित, जैसे मनोचित दशा, प्रसूति सहायता, इन सब चीज़ों का प्रावधान कहा 42 में था। 43 में निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेजेज, यानी इतनी मजदूरी दी जाए किसी के काम के लिए कि इसके 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके व्यक्ति, ठीक। 44 में हाँ, वहीं पर क्या था, 43 का भी था, का में कामगारों से सलाह ली जाए, और खा में क्या था, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सिस्टम, गवर्नमेंट की जो भी आती हैं वो उस क्षेत्र के 20-25 लोगों को मिलाकर एक कोऑपरेटिव यानी संगठन बना दिया जाता है, जिसके दिशा निर्देश में काम होते हैं, गवर्नमेंट गाइड करती रहती है, ठीक। वहीं पर 44 में समाज सेवा संहिता की 3-4 चीज़ें हैं, विवाह, तलाक, वसीयत, गोद, विवाह होगा तलाक कंपलसरी, ठीक है। गोद, बच्चे नहीं है तो गोद ले लेने का प्रावधान है, लेकिन कब आपकी उम्र से 21 साल छोटा हो तब, नहीं तो यहाँ तो लोग गोद ही लेते रहे, 25 साल खुद है, 25-24 साल की लड़की को गोद ले लें, ठीक। ऐसे मेंटेलिटी के लोग यहाँ पर है। पहला राज्य गोवा है। 45 में क्या, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा, लेकिन इसी को कब 46वें संविधान 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में क्या कर दिया गया, RT राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या है 21 का में या 21A में, क्लियर। लेकिन 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चे के लिए स्वास्थ्य की देखभाल फ्री में, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे फ्री एजुकेशन। 46 में पिछड़े वर्ग SC/ST के प्रावधान की बात की गई है। वहीं पर सहता है पोषाहार, मिड डे मील वगैरह, नशीली दवाओं को बंद कर दिया गया है, शराब वगैरह पे बैन कर दिया गया है, कोरेक्स वगैरह जो भी सिरप आती थी, खांसी वांसी के लिए आती थी, उसको बंद कर दिया गया है। 48 में पशुपालन कृषि जिसका संबंध मुझसे डायरेक्ट होता है, पर्यावरण जिसका संबंध मेरा इनडायरेक्टली होता है, ठीक। वहीं पर 48 का में पर्यावरण वन्य जीव किसके 48 का कब जोड़ा गया, पहले से इसको 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 59 पेजेस का ये था सिस्टम, कितने 59 पेजों का ये पूरा लेखा जोखा था।
सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। 49 में राष्ट्रीय महत्व नेशनल इंपॉर्टेंस है राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित जिस धरोहर, इमारत और पुरातत्व इन सब चीज़ों का विधिवत जिक्र किया गया। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 44 से 49 तक। बाकी 40, 50 और 51 अगले लेक्चर में आपको विधिवत बताया जाए, और और एक आपको तलाक से संबंधित चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट के माध्यम से बताते हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहो, ग्राहक बढ़ाते रहो। ठीक, ये आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।